बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है टेम्परेचर, तापमान। यह तापमान का आशय वायुमंडलीय ताप से है। वायुमंडल के ताप का स्रोत कौन है? सूर्य। किंतु ये उल्लेखनीय है कि वायुमंडल को अधिकांश ताप की प्राप्ति सूर्य से परोक्ष रूप से होती है। प्रत्यक्ष रूप से ताप की प्राप्ति अल्प मात्रा में ही होती है। अधिकांश वायुमंडल पार्थिव ऊर्जा द्वारा गर्म होता है। वायुमंडल के गर्म होने की कुछ विधियां हैं जिन्हें पढ़ते हैं हम। प्रत्यक्ष सूर्य तप से वायुमंडल का गर्म होना, यानी कि किस तरह से प्रत्यक्ष रूप से सूर्य तप से वायुमंडल हमारा गर्म हो जाता है। सूर्य से लघु तरंगों के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है। ये ताप प्रकाश किरणों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है। जो टेम्परेचर है, जो तरंगे उस सूर्य से निकल रही है, जो पृथ्वी तक पहुंच रही है, वो धीरे धीरे किसी ऊर्जा के रूप में जो तरंगे निकल रही है वो सीधे प्रकाश की किरणों के रूप में पृथ्वी तक पहुंच रही है। वायुमंडल को पार करते समय सौरिक ऊर्जा का 14% भाग अवशोषण द्वारा वायुमंडल को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। इस अवशोषित ताप का आधा भाग वायुमंडल की निचली परत में 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक जलवाष्प द्वारा सोख लिया जाता है। दूसरा है कंडक्शन, संचालन। यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा तापीय ऊर्जा भिन्न ताप वाले दो पिंडों के रूप में पिंडों के एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरित हो जाती है। ऐसी तापीय ऊर्जा है ये कि जैसे एक पिंड में के ये जो अणु होते हैं, तो एक पिंड से लेके दूसरे एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरित हो रही है। ठीक है, और ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दूसरा जो अणु है वो भी बराबर समान रूप से गर्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो अधिक तापमान वाले पदार्थ से कम तापमान वाले पदार्थ की ओर संचालन क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि दोनों पदार्थों का तापमान समान नहीं हो जाता। इस सामान्य नियम के अनुरूप दिन में पृथ्वी की ऊपरी सतह सौरिक विकिरण से प्राप्त ऊष्मा के कारण गर्म हो जाती है, तो उसके संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। वायुमंडल के गर्म होने की यह विधि ग्रीष्मकालीन तथा दिन में ही अधिक प्रभावी होती है। जो वायुमंडल मंडल कब गर्म होगा? जब सूर्य की किरणें उस पर सीधी पड़ेंगी। तो दिन में अधिक गर्म होगा, और या फिर गर्म ग्रीष्मकालीन अवधि में भी ये सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, पृथ्वी तक पहुंचती है, तो उस समय वायुमंडल गर्म होता है। तथा रात्रि तथा शीतकाल में धरातल ठंडा हो जाता है। रात्रि को क्या होता है? सूर्य छिप जाता है, तो रात्रि को शीतकाल हो जाता है, या रात्रि में या शीतकाल में। ठीक है, तो धरातल कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। अतः उसके संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी होती है। विकिरण, रेडिएशन तीसरे नंबर का पॉइंट है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित तापमान पर ऊष्मा तरंगों के प्रसारण को विकिरण कहते हैं। ताप विकिरण लघु और दीर्घ तरंगों के रूप में होता है तथा ये वस्तु के आकार तथा तापमान पर निर्भर करता है। जो वस्तु अपनी ओर आने वाले कुल विकिरण का अवशोषण करती है तथा किसी निश्चित तापमान पर अधिकतम ऊर्जा का विकिरण करती है, उसे कृष्णिका कहते हैं। जो वस्तु अपनी ओर आने वाले कुल विकिरण का अवशोषण करती है, ठीक है, तथा किसी निश्चित तापमान पर अधिक ऊर्जा का विकिरण करती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? कृष्णिका। सूर्य वायुमंडल केवल कुछ ही तरंग दैर्ध्य के सूर्य तप को विकिरण कर पाता है। इसे वर्णात्मक विकिरण कहते हैं। अगला है कंडक्शन, संवहन। वायुमंडल के गर्म होने में लंबवत संवहन धाराओं की मुख्य भूमिका होती है। वायुमंडल का जब गर्म होता है तो उससे लंबवत संवहन धाराओं की मुख्य भूमिका होती है वायुमंडल के गर्म होने में। वायुमंडल को 15% ताप अवशोषण तथा परावर्तन द्वारा, 1% ताप संचालन द्वारा, 1% ताप पार्थिव विकिरण द्वारा और 83% ताप संवहन द्वारा मिलता है। धरातल के निकट की वायु गर्म होकर फैलती है तथा ऊपर उठती है। ऊपर की ठंडी तथा भारी वायु नीचे धरातल की ओर आती है। इस प्रकार संवहन चक्र से संवहनिक धाराएं उत्पन्न होती है। क्या होता है इसमें कि धरातल के निकट की जो वायु है वो गर्म होकर फैल जाएगी। जो चीज गर्म होगी वो कैसे फैलाव ले लेती है ना, और ऊपर उठती है। और ऊपर की जो ठंडी और भारी वायु है, ठंडी वायु है तो वो भारी भी होगी,
ठीक है, कण पास पास होंगे तो वो भारी होगी। तो ऊपर की ठंडी तथा भारी वायु नीचे धरातल की ओर आती है। इस प्रकार संवहन चक्र से समनिक धाराएं उत्पन्न होती है। गौण प्रक्रम में है, सेकेंडरी प्रोसेस क्या है इसका वो देख लेते हैं। संपीड़न, कंप्रेशन। जब कोई वायु राशि उच्च प्रदेश से निम्न प्रदेश, मैदान या घाटी में उतरती है तो उस पर संपीड़न प्रतिबल पड़ता है। अभिवहन, धरातल पर तापीय विषमता होने पर पवनों का क्षैतिज रूप से प्रवाह होता है। इससे एक स्थान की ऊर्जा दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण होता है। संघनन से मुक्त गुप्त ऊष्मा, वनस्पतियां तथा जलवाष्प ताप को अवशोषित करते हैं। यह ऊष्मा वायुमंडल में गुप्त ताप के रूप में मौजूद रहती है। जलवाष्प का घनीभवन होने पर गुप्त ताप बाहर निकला जाता है तथा वायुमंडल को गर्म कर देता है। तापमानों का कालिक वितरण। पहला है औसत तापमान। औसत तापमान में भी है औसत दैनिक तापमान। किसी स्थान के किसी दिन के उच्चतम व न्यूनतम तापमान के औसत मूल्य को कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत दैनिक तापमान। किसी स्थान के किसी दिन के उच्चतम व न्यूनतम तापमान के औसत मूल्य को क्या कहेंगे? औसत दैनिक तापमान। उसके बाद है औसत मासिक तापमान। किसी स्थान के एक मास के सभी दिनों के औसत तापमानों के औसत मूल्य को कहते हैं। किसको? किसी स्थान के एक मास के यानी कि एक महीने के सभी दिनों के औसत तापमानों के औसत मूल्य को औसत मासिक तापमान कहते हैं। तीसरा है औसत वार्षिक तापमान। किसी स्थान के सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे, कौन कौन सा? सबसे गर्म और सबसे ठंडा, उत्तरी गोलार्ध में क्रमशः जुलाई व जनवरी, है ना। सबसे गर्म और सबसे ठंडे मास के औसत मूल्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? औसत वार्षिक तापमान। इसके बाद है तापांतर या ताप परिसर। इसमें पहला है दैनिक तापांतर। दिन के उच्चतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर से है। दैनिक तापांतर किसे कहेंगे? दिन का उच्चतम व तथा न्यूनतम तापमान का अंतर। ठीक है। मासिक तापांतर उसे कहेंगे किसी मास के उच्चतम व न्यूनतम दैनिक तापमान के अंतर को कहते हैं, है ना। किसी मास के मतलब पूरे महीने का लेना है हमें, उसमें उच्चतम व न्यूनतम तापमान के अंतर को मासिक तापांतर कहते हैं। फिर है वार्षिक तापांतर। किसी स्थान के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। दैनिक तापमान। औसत तापमानों के विवेचन का आधार औसत दैनिक तापमान ही होता है। औसत दैनिक तापमान का परिवर्तन सूर्यताप प्राप्ति, पार्थिव विकिरण की क्षति के मध्य संतुलन को प्रदर्शित करता है। सूर्योदय के पश्चात 3 बजे सायकाल तक सूर्यताप की प्राप्ति पार्थिव विकिरण की क्षति से अधिक होती है, अतः तापमान बढ़ते रहते हैं। इसके विपरीत सायकाल 3 बजे से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक सूर्य तप प्राप्ति की अपेक्षा पार्थिव विकिरण अधिक होने के कारण, ब्रैकेट में क्या लिखा है? सूर्य तप प्राप्ति की अपेक्षा पार्थिव विकिरण अधिक होने के कारण। ठीक है। तो कब है ये? इसके विपरीत सायकाल 3 बजे से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक तापमान घटते हैं। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि अधिकतम सूर्योदय की प्राप्ति यद्यपि दिन के 12 बजे होती है, किंतु उच्चतम तापमान 2 से 4 बजे सायकाल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उच्चतम सूर्योदय व उच्चतम तापमान के समय में सामंजस्य न होकर कुछ शिथिलता पाई जाती है, जिसे तापमान की शिथिलता कहते हैं। दैनिक तापांतरों पर निम्नलिखित कारक प्रभाव डालते हैं, जैसे विषुवत रेखा से दूरी यानी कि अक्षांशीय स्थिति उसकी, दूसरा है समुद्र से दूरी, तीसरा है समुद्र तल से ऊंचाई और चौथा है धरातल का स्वरूप और पांचवा है मेघाच्छादन। वार्षिक तापांतर। पृथ्वी अपने कक्ष तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः पृथ्वी पर विभिन्न भागों में दिन व रात की अवधि में अंतर होने के साथ ही ऋतु परिवर्तन भी
होते हैं। ऋतु परिवर्तन के ही कारण धरातल पर वार्षिक तापांतर पाए जाते हैं। वार्षिक तापांतर को प्रभावित करने वाले कारक हैं विषुवत रेखा से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तट से दूरी, धरातल का स्वभाव, जल व थल का वितरण, मेघाच्छादन, धाराएं आदि। तापमानों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अक्षांश ताप के वितरण को प्रभावित करने में ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान क्रमशः घटता जाता है। विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की लंबवत किरणों के कारण ताप की प्राप्ति समान रहती है। सूर्य के कर्क यानी कि जून में तथा मकर रेखा पर दिसंबर में लंबवत होने पर अयन व्रतों पर अधिकतम तापमान रहता है। ग्रीष्मकालीन अधिकतम तापमान लगभग 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में अंकित किया जाता है। इस कल्पित तापमान रेखा को तापीय विषुवत रेखा कहते हैं। ध्रुवव्रतों तथा ध्रुवों पर सूर्य की सदैव तिरछी किरणों के कारण न्यूनतम तापमान रहते हैं। दूसरा है सागर तल से ऊंचाई। वायुमंडल से ऊंचाई की ओर जाते हुए तापमान घटता है। समुद्र तल पर सर्वाधिक ताप पाया जाता है। इसके अनेक कारण हैं। प्रथम है वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरते हुए सूर्य तप की प्राप्ति धरातल पर सर्वप्रथम होती है। बाद में वायुमंडल की निचली व ऊपरी परतें संपर्क द्वारा गर्म होती है। दूसरा है वायुमंडल की निचली परत सबसे अधिक सघन होती है और ऊपरी परतों में वायु विरल होती है। तीसरा है वायुमंडल की निचली परतों में ही धूलकण, जलवाष्प, मेघ आदि अधिक पाए जाते हैं जो सूर्य तप का अधिक अवशोषण करते हैं। अब तीसरा पॉइंट सागर तट से दूरी। जल का ये स्वभाव है कि वह स्थल की अपेक्षा अधिक देर से गर्म या ठंडा होता है। इसलिए समुद्र अपने तटवर्ती भागों की व जलवायु पर समकारी प्रभाव डालते हैं। चौथा पॉइंट है जल एवं स्थल का भिन्न स्वभाव। जल तथा स्थल का परस्पर विरोधी स्वभाव होता है। जल की अपेक्षा स्थल शीघ्र गर्म तथा ठंडा होता है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। जल की तुलना में स्थल का सापेक्षिक घनत्व अधिक होता है, अतः स्थल को गर्म करने में कम ऊष्मा व्यय होती है। स्थल पर सूर्य की किरणें लगभग 3 फीट गहराई तक ही प्रवेश कर पाती है, जबकि जल में सूर्य की किरणें 600 फीट या अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती है। स्थल पर ऊष्मा का स्थानांतरण कम होता है, किंतु जल में संवहन क्रिया के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण तेजी से होता है। सागरों के ऊपर वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है, जिससे सूर्य तप की अधिकांश मात्रा नष्ट होती है। स्थल पर वाष्पीकरण की दर बहुत मंद होती है। स्थल की अपेक्षा जल की सतह पर सूर्य तप का परावर्तन अधिक होता है, अतः जल को कम ऊष्मा मिल पाती है। पांचवा पॉइंट है धरातल का स्वभाव। हिमाच्छादित धरातल से 85% तक सूर्य ताप का परावर्तन हो जाता है। कितने प्रतिशत तक हो रहा है? 85% तक। घास के धरातल से 14 से 37% तक, काली मिट्टी 8 से 14% तथा कोणधारी वन 10% तक सूर्य तप का परावर्तन करते हैं। भूमि का ढाल। सूर्योन्मुखी ढालों पर सीधी किरणों से अधिक ताप की प्राप्ति स्वाभाविक है। विमुख ढालों पर तिरछी किरणें होने से कम ताप प्रदान करती है। प्रचलित पवनें। ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली ठंडी पवनें होती है तथा जिन क्षेत्रों में ये चलती है वहां के तापमानों को गिरा देती है। राकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर चिनुक पवनें एवं आल्प्स के उत्तरी ढालों पर उत्तरी गर्म पवन पवनें तापमानों को ऊंचा कर देती है। आठवां पॉइंट है महासागरीय धाराएं। उत्तर पश्चिमी यूरोप के तट पर बहने वाली अटलांटिक धारा के कारण उच्च अक्षांश होने पर भी तटीय भागों का तापमान शीतकाल में भी ऊंचा रहता है, जबकि इन्हीं अक्षांशों में स्थित साइबेरिया के पूर्वी तटीय भाग ठंडी धारा के कारण शीत ऋतु में जम जाते हैं। तापमानों का क्षैतिज वितरण। सामान्य तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटते जाते हैं। निम्न अक्षांशों में अधिकतम तापमान तथा उच्च अक्षांशों में न्यूनतम तापमान मिलते हैं। समताप रेखाएं। समताप रेखाएं वैकल्पिक रेखाएं हैं जो समान ताप वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। जैसे कि चित्र में विदित है
इसमें आप देख सकते हैं समान ताप वाले स्थानों को मिलाते हुए कुछ रेखाएं खींची गई है। 0 डिग्री पर भी देखें, उसके बाद 10 डिग्री भी है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, और वापस 20 और 10। ये है समताप रेखाएं जुलाई में। उसके बाद है संसार के मानचित्र पर खींची हुई समताप रेखाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। पहला, सामान्यतः समताप रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा को लगभग अक्षांशों के समांतर खींची हुई पाई जाती है। अधिक तापमान की रेखाएं विषुवत रेखा के निकट तथा कम तापमान की रेखाएं ध्रुवों के निकट स्थित होती है। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं की पूर्व पश्चिम दिशा उत्तर गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग का क्षेत्रफल अधिक है। तापमान रेखाओं के पूर्व पश्चिम भाग में अधिक परिवर्तन उन स्थानों पर होता है जहां जल और थल की सीमाएं मिलती है। जल थल मिलने के स्थान पर तापमान रेखाओं की पूर्व पश्चिम दिशा में विशेष अंतर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि दोनों भागों द्वारा सूर्य तप ग्रहण करने की क्षमता में अधिक अंतर है। अगला है, गर्म और ठंडी समुद्री धाराओं का प्रभाव भी समताप रेखाओं की दिशा पर अधिक पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर ऊर्ध्वाधर होता है, किंतु वायु का तापमान बढ़ने में 1 मास की आवश्यकता होती है। इसलिए अधिकतम तापमान जून के बजाय जुलाई में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसी प्रकार न्यूनतम तापमान दिसंबर के बजाय जनवरी में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तापमानों का प्रादेशिक वितरण। प्राचीन यूनानी विद्वानों के अनुसार प्रथम यूनानी विद्वानों ने सर्वप्रथम यूनानी विद्वानों ने तापमानों का प्रादेशिक या कटिबंधीय वितरण प्रस्तुत किया। तापमानों की समानता व अन्य विशेषताओं के आधार पर उन्होंने भूमंडल को 3 कटिबंधों में बांटा। पहला है उष्ण कटिबंध। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में अयन व्रतों में यह कटिबंध सीमित है। सूर्य की किरणें कर्क एवं मकर रेखाओं पर वर्ष में 2 बार लंबवत होती है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की स्थितियों में क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम तापमान पाए जाते हैं। तापमान हिमांक तक कभी नहीं पहुंचते। शीतोष्ण कटिबंध। दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री के मध्य ये कटिबंध स्थित है। यहाँ सूर्य की किरणें सदैव तिरछी पड़ती है, अतः सूर्य तप की प्राप्ति कम होती है। यहाँ कम तापमानों के कारण ठंडी जलवायु होती है, अतः इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा गया है। शीत कटिबंध। दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री से ध्रुवों तक ये कटिबंध विस्तृत है। यहाँ सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने की स्थिति में उत्तरी शीत कटिबंध में 24 घंटे का दिन होता है। इसके विपरीत मकर रेखा पर सूर्य के लंबवत होने पर दक्षिणी शीत कटिबंध में 24 घंटे का दिन होता है। इसके इस प्रकार दोनों गोलार्धों में 6 मास का दिन व 6 मास की रात होती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, उत्तरी ध्रुव है, शीत कटिबंध, उसके उसके बाद 66.5 डिग्री की रेखा बताई गई है। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बताया गया है। 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है। फिर विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर उष्ण कटिबंध बताया गया है। उसके बाद 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है, और इसके नीचे जो 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है, और उसके बाद कौन सा है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध 66.5 डिग्री तक, और फिर 66.5 से लेकर 90 डिग्री तक शीत कटिबंध दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है। तापमानों का ऊर्ध्वाधर वितरण। क्षोभ मंडल में वैज्ञानिक प्रेक्षणों से यह सिद्ध हो गया है कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्रमशः घटते हैं। तापमानों के ह्रास के निम्नलिखित 3 कारण हैं। अधिकांशतः वायुमंडल परोक्ष रूप से पृथ्वी के संपर्क द्वारा गर्म होता है, और सूर्य तप की लघु तरंगें वायुमंडल को भेदकर पृथ्वी के धरातल को गर्म करती है। तत्पश्चात पृथ्वी एक कृष्णिका की भांति ताप को दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण करती है। इस ताप से संचालन तथा विकिरण विधियों से वायुमंडल की निचली परतें गर्म होती है, और पुनः संवहन क्रिया द्वारा यह ताप ऊपरी परतों में पहुंचता है। इससे स्पष्ट होता है कि धरातल के निकट स्थित वायुमंडल की निचली परत अधिक गर्म होती है, तथा धरातल से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान
कम होता है। दूसरा पॉइंट है, वायुमंडल की निचली परतों में पार्थिव विकिरण का अवशोषण करने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि इसमें जलवाष्प, धूलकण, जलकण आदि मौजूद रहते हैं। ऊंचाई पर गैस विरल हो जाती है, जो ताप को न तो अधिक सोख पाती है, न ही देर तक सुरक्षित रख पाती है। अतः ऊंचाई पर ताप की कमी होती है। तीसरा नंबर का पॉइंट है, क्षोभ सीमा के नीचे वायु मिश्रण अधिक होता है, जिससे ताप सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। इसके अतिरिक्त सघन संघनन की गुप्त ऊष्मा भी मेघों की सीमा तक मौजूद रहती है। तापमानों का व्युत्क्रमण। क्षोभ मंडल में सामान्य रूप से ऊंचाई के साथ तापमानों का क्रमशः ह्रास पाया जाता है, किंतु कभी-कभी विशेष परिस्थितियों में ऊंचाई पर तापमान कुछ बढ़ा हुआ अधिक दृष्टिगोचर होता है। त्रिवार्था के अनुसार ऐसी परिस्थिति जब धरातल के निकट वायुमंडल अधिक ठंडा हो तथा उसके ऊपर गर्म वायु स्थित हो, इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। नीचे ठंडा है, जब धरातल के निकट वायुमंडल अधिक ठंडा हो, नीचे नीचे का जो धरातल के वहां पे कितना है, ठंडा है, और ऊपर कैसा है, गर्म है, तो इसी को क्या बोल रहे हैं, तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने की गति को ऋणात्मक ताप क्षय दर कहते हैं। तापमान की विलोमता के समय वायुमंडलीय दशा स्थिर रहती है, और वायुमंडल की स्थिरता का आशय उस दशा से है जब गर्म व हल्की वायु ऊपर हो और ठंडी व भारी वायु निचले भाग में हो। ये दशा तब तक बनी रहती है जब तक कि कोई अन्य कारक इससे विचलित या शुद्ध न कर दे। जैसे ही कोई स्थानीय कारक या प्रभाव इस स्थिर दिशा को भंग कर देता है, तो पुनः ताप क्षय दर परिलक्षित होने लगती है। तापीय व्युत्क्रमण को प्रभावित करने वाले कारक। तापमानों के व्युत्क्रमण को प्रभावित करने वाली या उत्पन्न करने वाली आदर्श दशाएं निम्नलिखित है। पहला है शीतकालीन लंबी रातें। शीतकाल में रातें लंबी होती है। दिन के समय पृथ्वी जिस सूर्य तप को ग्रहण करती है, रात्रि के दौरान उसे दीर्घ विकिरण द्वारा बाहर निकालती है। क्या होता है, शीतकाल में रातें लंबी होती है और दिन के समय पृथ्वी जिस सूर्य तप को ग्रहण करती है, रात्रि के दौरान उसे दीर्घ विकिरण द्वारा बाहर निकालती है। लंबी रातों में पार्थिव विकिरण अधिक प्रभावशाली होता है। इससे धरातल की ऊपरी सतह ठंडी हो जाती है तथा इसके ऊपर बहने वाली वायु भी ठंडी, यानी कि कम तापमान होती है। इसी ठंडी सतह के ऊपर पृथ्वी से बाहर निकला तापमान संचित हो जाता है, जिससे ऊपरी परत अपेक्षाकृत गर्म रहती है। स्वच्छ आकाश। स्वच्छ तथा मेघ रहित आकाश होने पर पार्थिव विकिरण सरलता से होता है। रात्रि में आकाश में बादल होने पर पार्थिव विकिरण में बाधा होती है तथा पृथ्वी से निकला ताप वायुमंडल की निचली परत में ही रह जाता है, जिससे धरातल के निकट संपूर्ण परत गर्म हो जाती है। ऐसी दशा व्युत्क्रमण के लिए हानिकारक होती है। ठंडी एवं शुष्क वायु। आर्द्र वायु में ताप को सोखने की क्षमता अधिक होती है। यदि धरातल के निकट ठंडी तथा शुष्क वायु है, तो वह सौरिक तथा पार्थिव विकिरण को सोख नहीं सकती। शांत वायु। तापीय व्युत्क्रमण के लिए वायु का शांत तथा स्थिर रहना आवश्यक है। व्युत्क्रमण पैदा करने के लिए विभिन्न ताप वाली वायु राशियों का अलग रहना आवश्यक है। पवन का प्रवाह विभिन्न स्थानों की वायु को मिश्रित कर देता है, जिससे धरातल के ऊपर गर्म वायु की परत स्थिर नहीं रह पाएगी तथा धरातल के निकट ठंडी परत भी मिश्रण द्वारा गर्म हो जाएगी। वायु शांत रहने पर ही संचालन का कार्य हो पाता है तथा विशिष्ट तापीय दशाएं पैदा हो जाती है। हिमाच्छादित धरातल। हिम ताप का कुचालक है। ये सूर्य तप को परावर्तित कर देता है, अतः धरातल गर्म नहीं हो पाता तथा पृथ्वी का भीतरी ताप बाहर नहीं निकल पाता है। हिमाच्छादित सतह के ऊपर की वायु ठंडी रहती है तथा ऊंचाई पर विक्रमण के लिए आवश्यक गर्म वायु मौजूद रहती है। हमने जो इतना सारा ये है, इसे बहुत कम टाइम में पढ़ा है, और क्लास में कितनी बार आपको बता भी दिया गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।